हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो जो हमने YouTube पर 100 नंबर की पटवारी री एग्जाम के लिए मॉडल पेपर सीरीज चला रखी है, उसका अगला प्रश्न पत्र है जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन हैं। पिछले वाले में कुछ टेक्निकल खराबी के कारण 5 क्वेश्चन 95 के बाद चीजें कट हो गई थी, लेकिन ये पूरा 100 नंबर का पेपर है, प्रश्न पत्र है, जिसमें जो आपका यूके ट्रिपल एससी का वर्तमान पैटर्न है क्वेश्चन बनाने का भी, और आपके जो करंट अफेयर्स वगैरह जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस पर आधारित है। इसमें 3 खंड है, 40 नंबर का उत्तराखंड है, 20 नंबर की हिंदी है और 40 नंबर का जीएस, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर वाला हिस्सा है। तो उसमें जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे क्वेश्चन हमने बनाए हैं। कुछ सीधे क्वेश्चन है, कुछ आपके कथन कारण वाले हैं, कुछ आपके कूट वाले हैं, कुछ सुमेलित करने वाले हैं। जैसे भी वो बना रहा है उसी तर्ज पर है। और ये जो टेस्ट श्रृंखला है हमने YouTube पर इसलिए चलाई है, और इसका जो आपका टेस्ट की पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जो संजय देव क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है, वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उसे ले लें, उससे सॉल्व करें, उसके बाद यहाँ मिलान कर लें, ताकि आपको पूरा पता चल सके कि किसका क्या है। क्योंकि मैं जहां पर व्याख्या करने की जरूरत होगी वहां व्याख्या भी करूंगा। बाकी आप लोग इस टेस्ट सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो आपका आगामी परीक्षा है 17 मई को, तब तक आप अच्छे तरीके से उत्तराखंड की जो तैयारी है वो कर सको, या आपने जो तैयारी कर रखी है उसे एक आपका सही तरीके से टेस्ट दे करके उसे अपने निष्कर्ष तक पहुंचा सको। तो उसके लिए हम ये टेस्ट श्रृंखला लेकर आए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे कि आप लोग जो टेस्ट सीरीज है वो हम डाल रहे हैं। तो ये तीसरा प्रश्न पत्र है, और हम अपने YouTube चैनल पर इसके लिए एक अलग से जो फोल्डर है वो बना देंगे, तो आप वहां पर जाकर के 100 नंबर की पटवारी री एग्जाम वाली टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी देख पाओगे। तो ये तीसरा प्रश्न पत्र है। इस हफ्ते हम तीसरा सोमवार से शुरू किया था, इस हफ्ते ये हमारा सैटरडे तक तीसरा प्रश्न पत्र है, और कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2-3 कराते रहें ताकि आपके एग्जाम तक पूरी तैयारी हो जाए। तो इसमें मैं इसे सॉल्व करा रहा हूं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने प्रतिभाग किया था? कांग्रेस का जो 1919 का अमृतसर हुआ था, अमृतसर में आपका सम्मेलन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के साल लास्ट में दिसंबर में, उसमें जो गढ़वाल से गए थे वो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल गए थे। अगला क्वेश्चन है, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला जो गढ़वाल का शासक था वो महीपति शाह था, जिसने अजय पाल के बाद शासन किया। बीच में जो शासक हुए उन्होंने शासन नहीं किया था, उसके बाद तो फिर और भी शासकों ने कई बार इस पर आक्रमण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में से नहीं है? हरगोविंद पंत संस्थापक सदस्य थे, गोविंद वल्लभ पंत संस्थापक थे, लाला इंद्रलाल ये भी संस्थापक थे, दर्शन लाल पांडे नहीं थे। इसमें डी आपका नहीं थे, तो यही इसका सही होगा, नहीं थे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओलंपिक में भाग लेने वाली उत्तराखंड की महिला है? इसमें 3 नाम दे रखे हैं। निम्नलिखित में से ओलंपिक में भाग लेने वाली उत्तराखंड की जो पहली महिला थी वो तो वंदना कटारिया थी, उत्तराखंड की पहली महिला, ये तो है। और अंकिता ध्यानी 2024 के ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया है, उत्तराखंड की है। तो ये 2 है, मंजू बिष्ट नहीं है। तो इसमें 1 और 2 सही होना चाहिए, तो इसका बी सही आंसर होगा। इन दोनों महिलाओं ने अब तक उत्तराखंड की ओर से ओलंपिक में महिला के रूप में प्रतिभाग किया है। तो इसमें वंदना कटारिया पहली है, हॉकी खिलाड़ी, आपको पता है इनके नाम से हरिद्वार में स्टेडियम भी बनाया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म और सुमेलित है? देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड की कुछ जिले हैं, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। हरीश ताल नैनीताल में है, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है, तड़ाक ताल चंपावत में नहीं है, ये अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में अंग्रेजों के समय बनाया गया तालाब है, जिसमें नहरें भी बनाई गई हैं, मतलब सुरंगें काटी गई हैं इससे, जो नहर के रूप में आगे पानी ले जाती है। सिंचाई के लिए बनाया गया जलाशय था तड़ाक ताल अल्मोड़ा में। चारधाम यात्रा 2026 के दौरान तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए राज्य सरकार ने किस डिजिटल पोर्टल को लागू किया है? ये रियल टाइम मतलब ठीक उसी समय पर जहां पर तकलीफ होती है उसी समय आपके उसकी जांच करने के लिए जो पोर्टल जारी किया है वो है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल।
ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो डायरेक्ट यहाँ से आपके पोर्टल में आप अपनी जो दिक्कत है उसको नोट करवा सकते हैं और तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा और उस हिसाब से चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। लोक गायिका बसंती बिष्ट को पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? बसंती बिष्ट को जागर गायिका है जो 2017 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला है अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होती है? अस्कोट आराकोट अभियान मध्य हिमालय जो गांव हैं उन गांव में जागरूकता बढ़ाने, हिमालय के प्रति संवेदनशील बनने, यहाँ की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए चलाई जा रही पहाड़ संस्था की एक यात्रा है जो आपके पिथौरागढ़ के अस्कोट यानी कि पूर्व से पश्चिम में जो आपका उत्तरकाशी का आराकोट है वहां तक की जाती है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर हुई। शहरी आबादी में जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 39.94, मतलब 1/3 से भी ज्यादा लोग बढ़ गए शहरों में। इसका मुख्य कारण प्रजनन दर बढ़ना नहीं है बल्कि गांव से शहरों की ओर अधिकतर जनसंख्या का पलायन कर जाना है, इसलिए शहरों की जो दशकीय वृद्धि दर है वो ज्यादा रही। अगला कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ एनएच दिए गए हैं जो परिवर्तित आपके नए एनएच है। NH07 बद्रीनाथ NH07 पर है, चार धाम के लिए दिए हैं। NH जो 07 है उत्तराखंड में विकास नगर से देहरादून ऋषिकेश होते हुए आपका माणा तक जाता है। बद्रीनाथ जोशीमठ इसी में है, श्रीनगर रुद्रप्रयाग भी इसी में है। और ये 107 इसी साथ में रुद्रप्रयाग से करता है और गौरीकुंड तक जाता है, यानी कि केदारनाथ के लिए ये ठीक है। NH34 ये आपका बिजनौर हरिद्वार ये नजीबाबाद से शुरू हो जाता है, बिजनौर के, और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश से आपका गंगोत्री तक जाता है, ये भी सही है। NH138 ये धरासू से शुरू होता है लेकिन ये 134 है, 34 से शुरू होगा और यमुनोत्री तक जाएगा, तो इसका डी सही आंसर है। ये 138 नहीं 134 होना चाहिए था। अगला उत्तरकाशी जिले के किस मेले को वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है? उत्तरकाशी का इन मेलों में है डांडा देवराणा मेला योजना। मेला है जो उत्तरकाशी का, उसे राजकीय मेला बनाया गया। 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक वन प्रतिशत है। अगर 18वीं वन रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा जो 1% वाले जिले हैं वो चंपावत और नैनीताल हैं उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र के तीसरे भूबंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीसरा भूबंदोबस्त, पहला तो ई गार्डनर के समय ही हो गया था, दूसरा और तीसरा कमिश्नर ट्रेल ने कराया था, ठीक है। और यह बंदोबस्त भोटिया इलाकों को छोड़कर सभी स्थानों में कराया गया था, ये भी ठीक है। तो इसमें दोनों सही हैं। ऊपर का जोहार क्षेत्र है जो ऊपर की पट्टी है जो उसको छोड़ करके पूरे ब्रिटिश गढ़वाल और जो कुमाऊं कमिश्नरी है उसमें सभी जगह था। अगला श्रीयंत्र टापू कांड में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को मृत्यु हो गई थी? श्रीयंत्र टापू जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान कांड हुआ था 10 नवंबर 1995 को, इसमें 2 लोग राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल की मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। बेलमती चौहान और हंसा धनाई तो मसूरी कांड में शहीद है, तो इसमें 2 और 4 सही होगा, केवल 2 और 4, इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कत्यूर शासकों का सही क्रम होगा। कत्यूर शासकों में इसमें से सबसे पहले बसंत देव के बाद खरपर देव, फिर त्रिभुवन देव और फिर ललित सूर देव, तो इसका सी सही आंसर है। जो क्रम के अनुसार जो भी हमारे पास आपके इनकी वंशावली मिली है उसके अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कुछ समाचार पत्र हैं और उनके जो आपके समाचार पत्रों के संपादक हैं उनके नाम है। तरुण कुमाऊं आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल का था, बिल्कुल सही है। गणदेश आपका पौड़ी से कृपाराम मिश्र ने छापा था। कर्मभूमि भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन भी थे इसमें। युगवाणी भगवती प्रसाद पांथरी, ये ठीक है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं थे? क्षेत्र सम्मिलित थे ब्रिटिश गढ़वाल में, जो कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा बनाया। तो उसमें उत्तरकाशी तो नहीं था, ये तो टिहरी रियासत में था, तो पूरा पूरा टिहरी भी उसी में था। रुद्रप्रयाग का अधिकतर हिस्सा इसी में था, अलकनंदा से इधर जो आपका अलकनंदा के साथ लगता हुआ रुद्रप्रयाग का इधर मुख्यालय वाला है वो था। चमोली जिले का अधिकतर हिस्सा था और पौड़ी जिला तो पूरा का पूरा ही था। तो इसमें केवल 3, 4 और 5 ही ऐसे क्षेत्र हैं जो ब्रिटिश गढ़वाल में शामिल थे, वो आपके किसमें चले गए थे? उधर वाले टिहरी रियासत में, जब बंटवारा हुआ अंग्रेजों और सुदर्शन शाह के बीच 1815 में। गढ़वाल में बेगार आंदोलन कब और कहां आरंभ हुआ? गढ़वाल में जो कुमाऊं में तो आपके 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर को हो गया था, वहां 30 जनवरी 1921 को पौड़ी जिले में हुआ। पौड़ी जिले में आपका पहली बार 30 जनवरी 1921 को डांडा मंडी में पहली बार आपका ये आंदोलन हुआ था। तो इसका 20 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बागेश्वर जिले का पहला मॉडल अस्पताल किस स्थान में खोलने की घोषणा को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? बागेश्वर जिले का पहला मॉडल अस्पताल खुल रहा है इनके गरुड़ ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? हुड़किया बोल एक कृषि संबंधी गीत है। जब किसान रुपाई करते हैं तो हुड़किया उसके आगे हुड़की बजाते बजाते, या महिलाएं गुड़ाई करती हैं तो उनके आगे आगे हुड़की बजाते हुए गाता है, वो पीछे से दोहराते हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नंदा गौरा योजना के लिए 2026-27 में 220 करोड़ का प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत बालिकाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? तो ये 62,000 है जन्म के समय, 11,000 और 51,000 इंटरमीडिएट के पास करने के बाद जैसे ही वो उच्च शिक्षा में प्रवेश लेती है, उसकी रसीद प्राप्त होते ही आपका ये 51,000 उस समय दिए जाते हैं। तो 2 किस्तों में है, 62,000 टोटल। अगला, राज्य का पहला महिला बैंक देहरादून में किस वर्ष खोला गया? राज्य का जो पहला महिला बैंक है वो देहरादून में खोला और इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2014 में। उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य के जो लेखक हैं वो देव सिंह पोखरिया हैं, देव सिंह पोखरिया। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमारे जो राजकीय आपके चिन्ह वगैरह हैं उनके राजकीय जो हमारे चीजें हैं उनके साइंटिफिक नेम है। तो ब्रह्मकमल का साइंटिफिक नेम सोसूरिया अवेलेटाई है और मोनाल का लाइफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है। कस्तूरी मृग का मास्टर्स कास्टो गास्टर और बुरांस का है रोडेड्रोन आर्बोरियम। तो इसका 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का 3, 1 2 4 3। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 4 3। तो डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है। हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा कहते हैं किसको? रूपा देवी को। हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा कहते हैं रूपा देवी को। तो ए सही आंसर होगा। अगला, उत्तराखंड का पहला जिला जिसने वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया। उत्तराखंड का पहला जिला जिसने वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है वो रुद्रप्रयाग जिला है, जिसने वायरलेस नेटवर्क तैयार किया है। शिवदेव जोशी सेनापति था, शिवदेव जोशी सेनापति था कल्याण चंद्र चतुर्थ का। अगला, राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में है। तो इसमें सबसे कम है रुद्रप्रयाग की, फिर चंपावत की, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी। तो इसका बी सही आंसर होगा, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी। अगला, राज्य में सर्वाधिक भाग पर बोई जाने वाला मोटा अनाज कौन सा है? हमारे यहाँ उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भाग पर जो आपका मोटा अनाज बोया जाता है वो है मडवा या कोदो जिसे बोलते हैं। नीचे तो रागी कहा जाता है, हमारे यहाँ मडवा या कोदो कहा जाता है। झुमड़ा थारू का एक नृत्य है, थारू जनजाति में नृत्य है झुमड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? शिवालिक के उत्तर में बृहद हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक के उत्तर में और बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। बृहद हिमालय राज्य के 6 जिलों में विस्तारित है। बृहद मतलब जिसमें आपके ग्लेशियर हैं।
उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग 4 जिले गढ़वाल के, और बागेश्वर और पिथौरागढ़ 2 जिले कुमाऊं के। 6 जिले टोटल ऐसे हैं जो बृहद हिमालय में है। लघु हिमालय का विस्तार 7 जिलों है। लघु हिमालय तो सभी में है, अगर आप हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ दो तो सभी के सभी 11 जिलों में इसका विस्तार है, तो ये गलत हो गया है। तो केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, तो इसका ए सही आंसर होगा, ए। अगला, राज्य के निम्न राज्यपाल का सही क्रम होगा। राज्यपालों का सही क्रम, सबसे पहले कौन बने थे? सुरजीत सिंह बरनाला, उसके बाद सुदर्शन अग्रवाल, फिर इनमें से BL जोशी और फिर मार्गरेट अल्वा। तो इसमें होगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। ए इसका सही आंसर होगा, ए सही आंसर होगा। ये जो हमने पेपर बनाया है, ये मतलब बहुत कठिन पेपर भी नहीं बनाया है, बहुत सरल भी नहीं बनाया है। अगर इस पेपर में अगर आप 70 से 75 के आसपास नंबर ला पा रहे हो काट करके, तो ये सोचना कि आपका सिलेबस पूरा है, क्योंकि जो भी आपका सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन बना रखे हैं, बाहर से कुछ नहीं है। अगर इसमें आप 70 प्लस नंबर ला रहे हैं तो इसका मतलब आपका सिलेबस कवर है। और अगर आपने सिलेबस कवर कर रखा है तो उसमें से फिर ये क्वेश्चन आए, दूसरे आए, कोई भी आए तो आप कर लोगे, है ना, क्योंकि हमने पैटर्न भी वही बना रखा है। तो अगर आप इस करने में सक्षम हो जाते हो तो ये सोच लो कि जो आने वाला पटवारी का एग्जाम है उसमें आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रहेगी कि आपका लास्ट मेरिट तक नाम आ जाएगा। अगर आप 60 के आसपास तक पहुंच पा रहे हो तो ये 2 महीने में बढ़िया रिवीजन करो, आप कर जाओगे, है ना। अगर आप इसमें 75 प्लस कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा है, मेंटेन करिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप 30-40 के आसपास ला रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सिलेबस पर पूरा फोकस करो, रिवीजन करो, 2-3 रिवीजन करो, क्या पता उस दिन तक पहुंच जाओगे। नहीं भी पहुंच पाओगे तो आने वाले जो कनिष्ठ सहायक वगैरह की परीक्षा है उस तक आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि 70 प्लस आसपास इसमें स्कोर करें लास्ट तक, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है, बग्वाल मेले का उल्लेख जिम कॉर्बेट ने अपनी किस पुस्तक में किया है? जो बग्वाल मेला है देवीधुरा का, उसका उल्लेख मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में किया है जिम कॉर्बेट ने, अपनी जो उसकी सबसे फेवरेट पुस्तक है। बजट 2025-26 में राज्य के ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में पलायन रोकथाम के लिए कितना प्रावधान किया गया है? यह आपका 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है इस वर्ष के बजट में, सीमांत क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए। गढ़वाली समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह आपका 1905 से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। पहले आपका पाक्षिक था, फिर इसको क्या बना दिया? साप्ताहिक। 1913 से साप्ताहिक हो गया। हाल ही में लगभग 15 वर्षों के अंतराल के बाद राज्य के किन क्षेत्रों में दुर्लभ डस्की ईगल उल्लू को देखा गया है? डस्की ईगल उल्लू हाल ही में देखा गया फाटो वन्य क्षेत्र में, जो आपका तराई का पश्चिमी प्रभाग है, उसमें इस उल्लू को देखा है लोगों ने, जो दुर्लभ प्रजाति का है, बहुत ही मतलब विलुप्तीकरण की कगार पर है। हाल ही में उत्तराखंड को एजुकेशन हब बनाने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमंडल ने 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसमें से माउंट वैली यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? माउंट वैली यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है नैनीताल में, तो इसका 20 सही आंसर है। हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है? हारुल नृत्य की विषय वस्तु पांडवों का जीवन है, पांडवों के जीवन पर आधारित विषय वस्तु होती है, इसका मतलब जो भी इसका थीम है। कत्यूरकालीन पद क्रमों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सरभंग तीरंदाज को कहा जाता था, नहीं। उपचारिक अभिलेख, ये भी नहीं है। राजनायक राजकुमार, इसमें से क्या है? उपरोक्त सभी सही है, सुमेलित नहीं है ना। तो इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है, तो डी सही आंसर होगा। अगला, निम्न गर्म कुंडों में से कौन सुमेलित नहीं है? सूर्य कुंड यमुनोत्री में है, ठीक है। तप्त कुंड बद्रीनाथ में है, गंगानी उत्तरकाशी में है, भाप कुंड रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में नहीं, भाप कुंड, भौरी अमोला कुंड, ये सब चमोली में है, तो इसका डी सही आंसर होगा। ये भाग 1 है 40 उत्तराखंड के विभिन्न
क्वेश्चन थे। अब सामान्य हिंदी भाग 2 है इसमें, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थल क्या होता है? जो अंतिम क ख ग घ अंगो, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो इन जो 5वें अक्षर होते हैं उनको कहते हैं अनुनासिक, यानी कि इनको उच्चारित करने समय नाक से ध्वनि निकलती है, तो ये अनुनासिक कहलाते हैं। अगला, 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को, पहला साहित्य अकादमी। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु थे नरहरि दास, नरहरि दास। अगला, उठ न सकन रात्य रात द्यों को दाल भात, मतलब खुद तो रात और दिन में उठ नहीं सकते हैं तो उसको दाल भात कौन खिलाए वाली बात है। तो इसका मतलब बिना परिश्रम के अपनी इच्छाएं व्यक्त करना। ए मतलब उठने की इच्छा ना करे लेकिन दाल भात चाहिए। कुमाऊनी कहावत, खा फाल के पान दी वील रवट दगड़ खाए, इसका मतलब क्या होगा? मुंह में डालने के लिए पान दिया, उसने रोटी के साथ खा लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सामाजिक पिछड़ेपन का परिचय देना कि भाई मुझे कुछ अता पता नहीं है कि ये चीज क्या है ना, जो क्या है खाने की चीज है तो रोटी के साथ ही खाए, मतलब पिछड़ेपन का परिचय। अगला, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ है, खड़ी बोली में लिखा गया, भाषा योग वशिष्ठ। अर्जित अवकाश स्वीकृति के लिए कौन सा सरकारी पत्र लिखा जाता है? अर्जित मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, ईएल, जो हमारी क्या होती है, एनुअल लीव होती है कि अर्जित हो जाती है, हर साल हमारी फिर कोटे में डलती जाती है, उनको स्वीकृत करता है तो आपका कार्यालय अध्यक्ष आपको क्या देगा? कार्यालय आदेश की इतनी इतनी तारीख तक आपकी ईएल को स्वीकृत किया जा रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली की स्थापना हुई थी 1957 में। अगला, किस वर्ग की ध्वनियों को कोमल तालव्य कहा जाता है? कोमल तालव्य कंठ वर्ग के, क वर्ग के, वैसे तो ये कंठ होते हैं लेकिन इनको कोमल तालव्य मतलब कंठ के ठीक ऊपर वाले जो क्या होता है, ऊपर का हिस्सा, तालु का जो ऊपर का जो नरम हिस्सा होता है उसमें भी आपका क्या क बोलते समय जीभ टच करती है पिछला भाग, इसलिए कोमल तालव्य भी बोलते हैं। वैसे क वर्ग कंठ होता है। अगला, प्रथम राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? है ना, राजभाषा आयोग ने कहा था कि प्रत्येक 10 वर्ष में क्या बनाया जाए? राजभाषा अधिनियम बनाया जाए, सॉरी राजभाषा आयोग गठित किया जाए और राजभाषा में संशोधन, क्योंकि राजभाषा के जो नियम बनाए थे संविधान ने उनमें अगले 10 वर्षों में क्या करना था? चेंज करना था। तो 1963 में ये पहली बार क्या लेकर के आए? राजभाषा, प्रथम राजभाषा अधिनियम ले आए 1963। किसी रचना या शीर्षक को लिखते समय कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है? रचना या शीर्षक, जैसे आपने लिखा कामायनी, कामायनी, तो उसमें से चिन्ह लाया जाएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एकल उद्धरण। कौन सा? एकल उद्धरण, यानी कि ए। अगर आप किसी को वाक्य के रूप में लिख रहे हो तो वहां डबल इन्वर्टेड, जैसे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसी के कहे वाक्य को लिख रहे हो तो वहां क्या दोहरा उद्धरण लगेगा, यहाँ एकल लगता है किसी टाइटल को लिखने में, एकल। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? पुरुषवाची मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। हम क्या हो गया? मध्यम पुरुष। ये उत्तम पुरुष। तुम क्या हो गया? मध्यम पुरुष। ये क्या हो गए? आपका अन्य पुरुष। वे क्या हो गए? अन्य पुरुष। मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। इसमें सभी पुरुषवाची है। इसमें आप पुरुषवाची, कुछ अनिश्चयवाची, जो संबंधवाची, यह, तो ये पुरुषवाची हो जाएगा, है ना। निश्चयवाचक भी होता है सर्वनाम में, यह और वह। जो संबंध, कोई, आपका क्या होगा? अनिश्चयवाचक। स्वयं निजवाचक, मैं पुरुषवाची, तुम पुरुषवाची, आप पुरुषवाची, कौन प्रश्नवाची। तो इसमें से ए सही आंसर है, जिसमें सारे के सारे पुरुषवाची। अगला, मिठास शब्द है, मिठास, मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा है। मिठास, मिठाई तो क्या होगी? मिठाई तो आपका मिठाई तो द्रव्यवाचक होगी, मापा और तोला जाता है।
है ना। मीठा क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। मिठास क्या होगा, एक भाव है मिठास, भाववाचक संज्ञा। ज्ञानोदय शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, ज्ञान धन उदय, संधि कौन सी संधि होगी, ज्ञान धन उदय, इसका अ में हुआ अंत, इसमें उ में हुआ, तो ये बन गया ओ, ये होगी गुण संधि। गुण क्या है, हाँ, गुण एक स्वर संधि है, तो ए सही आंसर होगा। अगला, सर्वनाम में रूपांतर का आधार नहीं है। सर्वनाम में अगर आप कोई रूपांतरण करना चाहते हो तो सर्वनाम में रूपांतरण में लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। वचन से तो हो जाएगा, कारक से भी हो जाएगा। जैसे आपने कहा वह एक लड़की है, तो वह क्या आया, सर्वनाम। लड़की होने में भी, वह एक लड़का होने में भी, है ना। तो वहां पर क्या है, वचन में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है ना। हम तू की जगह तुम कहने लग जाते हैं वचन में, एक वचन से बहुवचन में। तो वचन तो है, कारक भी है, कारक में भी चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन लिंग के कारण सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी कि स्त्री थी लेकिन मर गई, उसे बोलेंगे विधुर। जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। चरर मरर खुल गए अरर, रव स्पटों से, चर र मरर अरर, यानी कि र र से क्या हो रहा है, यहाँ र र वर्ण की आवृत्ति से क्या हो रहा है, वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो अनुप्रास अलंकार है यहाँ, र र र र र र, है ना। जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर शब्दालंकार होता है, और वो भी कौन सा वाला, शब्द की आवृत्ति नहीं, वर्ण की आवृत्ति। शब्द की आवृत्ति में तो फिर क्या हो जाएगा, यमक हो जाता है, ये वर्ण की आवृत्ति है, तो अनुप्रास होगा। अगला, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है, सुआ सही है, सुग्गा भी है और सुक भी है, ये सभी हैं तोता के पर्यायवाची। इजोक ना बाबक, पिनानु गावक, यानी कि ना तो माँ का ना बाप का। पिनालु मतलब अरबी का जो आपका जो क्या होता है, पत्ता होता है, जब वो पूरा घुमा होता है, उसका मतलब वो किसी का नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, किसी से मतलब ना रखने वाला, किसी से मतलब ना रखने वाला, ना बाप बाप का, ना किसी और का। अगला क्वेश्चन, केवल अपना। जौ बामण भेंट चार, वह दिन न बार, मतलब जहां चार पंडित आपस में बैठ जाए वहां दिन बार कुछ नहीं निकल पाता है। तो कहने का मतलब है उनमें आपसी बहस, जैसे आजकल हो गया ना, आप देख रहे होगे, हर पंडित अपनी अपनी पोथी लेकर के आ जा रहा है, बोल दे रहा है कि रक्षाबंधन इतनी तारीख को नहीं इतने को होगा, कोई कह रहा है इतने बजे से होगा, सब कंफ्यूज कर रखे हैं। जब पहले क्या होता था, एक ही का चलता था तो एक ही दिन होता था। तो वही कहावत है इसके लिए, जब बामण भेंट चार वह दिन न बार, जहां चार क्या विद्वान मिल जाएंगे वहां पर कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ये क्या है आपका, अधिक जानकार लोगों के बीच भी कोई फैसला नहीं हो पाता, है ना। यहाँ बामण का मतलब किससे है, जानकार से है ना। तो जैसे आजकल मैं बता रहा हूं कि अलग अलग पंडित क्या है, अलग अलग बता रहे हैं अब, है ना, पंचांग में। तो आपने देखा होगा हर चीज दो दो हो गई है, दीपावली दो, होली दो, है ना। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सब अपने अपने क्या हिसाब से अपनी विद्युतिमता से गढ़ रहे हैं, कोई सामूहिक राय नहीं बन पाती है ना। यानी कि एक कहावत वो है ना, अति विरालों में मुसना मरना, मतलब ज्यादा बिल्लियां हो जाएंगी तो चूहा नहीं मर पाएगा, ये सोचेगा ये पकड़ेगा, वो सोचेगा वो पकड़ेगा, तो कुछ नहीं निकल पाता है। ये 20 आपके क्या है, हिंदी के क्वेश्चन है। अब 40 जीएस जीके और रीजनिंग वाला सामान्य अध्ययन जिसे बोलते हैं। हाल ही में भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हार्मुज जलडमरू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया, हार्मुज जलडमरू, आपको पता है ईरान का कब्जा है उस पर, ईरान और यूएई के बीच, तो खाड़ी को जोड़ने वाला रास्ता है, यानी कि खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच, तो पारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी, उसे बोलते हैं हार्मुज। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चला है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ से बहुत सारा आपका खाड़ी देशों का तेल आयात होता है, तो वो हमारे लिए ऊर्जा संकट खड़ा कर दे रहा है इसलिए। वर्ष 2026 में आईपीएल के कौन से संस्करण का आयोजन होगा, आईपीएल का 19वां संस्करण खेला जाएगा। अगला, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारी संविधान में। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्री
मंडल का प्रावधान करना, संसद जैसे ही अस्तित्व में आएगी सबसे पहले मंत्रिमंडल बनाएगी, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित रहती है, बिल्कुल गलत है। मंत्रिमंडल के सदस्य उच्च सदन राज्यसभा से भी हो सकते हैं, निम्न सदन लोकसभा। मंत्रिमंडल में सदस्य कहीं से भी हो सकते हैं, बस उसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्य। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल का विश्वास हमेशा यानी कि बहुमत हमेशा लोकसभा में होना चाहिए, ये सही है। तो इसमें सी कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं और ट्रांसजेंडर ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना किसने शुरू की है? दुर्गा योजना मतलब जो ट्रांसजेंडर चालक है उनके लिए ऑटो है, यह आपका दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर ए आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, बिल्कुल सही है, आंकड़ों का विश्लेषण करता है जिसे प्रोसेसिंग बोलते हैं। सॉरी, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल है, कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो, ये भी सही है। वायरस द्वारा संक्रमित होता है, वायरस द्वारा संक्रमित भी हो सकता है ना, वायरस के द्वारा। तीनों सही है, 1, 2 और 3 कंप्यूटर के बारे में तीनों कथन सत्य है। अगला, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित है? डाटा किस में नापा जाता है? केबी, किलोबाइट, है ना। फिर एक तो बाइट है, फिर बाइट 1000 बाइट से 1 किलोबाइट बनेगा, है ना। फिर क्या बनेगा? किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो ये इसका सही आंसर है। अगला, माइक्रोसॉफ्ट है माइक्रोचिप निर्माण करने वाली एक संस्था। माइक्रोचिप नहीं, माइक्रोसॉफ्ट तो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विकसित करने वाली एक संस्था, सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। चिप, माइक्रोचिप बनाने वाली नहीं, सॉफ्टवेयर बनाने वाली। तो बी सही आंसर होगा इसका। अगला, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है जो आपका एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलता है? मशीनी लैंग्वेज में। तो ये आपका सी सही आंसर होगा इसका। अगला, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? तो अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे पढ़ते हो आप? पहले ए, फिर बी, फिर सी, है ना। तो ये क्या है? एल ए, ये क्या है? एल ए डी, है ना। ये क्या है? एल ए एम है। ये क्या है? एल ए आर, एल ए आर। वो क्या है? एल ए टी, ए टी से पहले एल ए एस आएगा, एल ए एस। तो एल तो सभी में कॉमन है, ए भी सभी में। अब यहां देखो कौन पहले आएगा इसमें? डी पहले आएगा, तो 5 पहला हो गया। फिर कौन है? डी के बाद एम आएगा, 4 हो गया। एम के बाद इनमें से आर आएगा, आर के बाद एस आएगा, टी आएगा। 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2, यानी कि ए सही आंसर है। अगर हम इन्हें वर्णमाला के डिक्शनरी के क्रम में रखें तो ये होगा इसमें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो इसमें क्या है? ये आर क्यू पी ओ, ओ पी क्यू आर एस। ओ से पहले क्या आएगा? एन। ओ से पहले क्या आएगा? एन। एन तो एक ही में है, फिर भी दूसरा आजमा लेते हैं। एल एन पी आर, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी आएगा एक एक छोड़ करके। फिर एम के बाद जे, उल्टा चल रहा है जी, तो ये आपका इसी में मिल गया है, एन और टी से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। श्रृंखला ऐसे बनी है। अगला, दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगा? दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा ये ध्यान रखना, साउथ का नॉर्थ का साउथ नहीं होगा। दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा लेफ्ट का राइट होगा। अगर ऐसे कोई चीज है तो वो ऐसे दिखाई देगी, ऐसे है तो ऐसे दिखाई देगी। अब हम इसमें देखें तो ये जो आपका ई है ना, तो ये अगर हम उल्टा कर दे तो ई इधर आ जाएगी, है ना। ई को कहाँ आना चाहिए? यहां आना चाहिए।
ये जो आपका चिन्ह है इसे कहाँ जाना चाहिए, यहाँ। इधर जो सी है इधर इसे किसे आना चाहिए, यहाँ। और ये जो प्रतिशत वाला चिन्ह है ये कैसे है, सीधा ही खड़ा है, तो इसमें कहाँ आना चाहिए, इसको यहाँ आना चाहिए, है ना। तो बराबर में ऐसा किस में दिखाई दे रहा है, इसका इसमें दिखाई दे रहा है, ये और ये मेल खा रहा है, तो इसका ए सही आंसर होगा। दर्पण में हमेशा दाएं का बाएं होगा, उत्तर का दक्षिण नहीं होगा, ये ध्यान रखना। पानी के प्रतिबिंब में हो सकता है। अगला है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। पहले हम इसको कर लेते हैं, तो इसमें जे के एल एम और एन है, तो इसके संबंधों को देख लेते हैं। इसमें एट द रेट दे रखा है, जे और के बीच में एट द रेट है, तो एट द रेट में क्या है, ए बी, ए एट द रेट बी, ए बी का बेटा है, यानी कि जे के का क्या है, बेटा। तीर के निशान पर जो लगाया है उसकी तरफ को बेटा है ये। अब हम दूसरे में जाते हैं, गुणा वाले में क्या कह रहा है, ए बी का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि के पति है किसका, एल का। ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी कि ये पति है, ये पत्नी होगी। अगला क्या है, एल माइनस एम, एल और इसके बीच में माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की मां है, ए बी की मां है, यानी कि एल मां है किसकी, एम की, है ना। और लास्ट वाला क्या है, भाग। इसमें क्या है, ए बी भाग होगा, तो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है कह रहा है, तो एम बहन है किसकी, एन की। और पूछ क्या रहा है, जे और एन के बीच क्या संबंध है, इन दोनों का संबंध पूछ रहा है। देखो ये पति है, के पति है, ये पति पत्नी हो गए, ये कौन हो गए, पति पत्नी। जे इनका बेटा है, जे इन दोनों का क्या हो गया, बेटा। और एम की मां है, तो एम तो बेटी है इन दोनों की, देखो एम की मां है कौन, एल, तो के और ये जो पति पत्नी है इनकी बेटी है एम, एम कौन है, बेटी। तो पूछ क्या रहा है, जे का एन से क्या संबंध है, ये है बेटा, ये है बेटी, ये इसकी क्या है, बहन है, तो ये इसका क्या है, भाई है। तो ये तीनों भाई बहन है, जे एम और एन भाई बहन है, जिसमें से ये लड़का है, ये लड़की है, इसका जेंडर पता नहीं है एन का कि ये लड़का है कि लड़की है, लेकिन है भाई बहन ही, क्योंकि इसका बहन है, ये तो या तो भाई होगी या बहन होगी, जो भी हो। तो पूछ क्या रहा है, जे एन से किस प्रकार संबंधित है, तो जे एन की क्या है पूछ रहा है, जे एन का भाई होगा क्योंकि ये लड़का है ना, तो इसका भाई होगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, लेकिन ये जे इसका भाई ही निकलेगा, तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, तो इसमें आपका 7, 15, 39, 63, 127, 3 गुणा 2 धन 1 करें, 3 दूना 6, 1 7, 7 गुणा 2 धन 1 करें तो कितना, 7 दूना 14, 1 15, 15 गुणा 2 धन 1 करें तो 15 दूना 30, 1 31, और 31 गुणा 2 धन 1 करें तो 62, 1 63। हाँ यहाँ तो ठीक आ रहा है, लेकिन ये गलत है, इसकी जगह 31 होना चाहिए। फिर 63 गुणा 2 126 प्लस 1 27, ठीक है। इस श्रृंखला में गुणा 2 धन 1 चल रहा है, लेकिन ये 39 लिख दिया, तो 39 गलत है, इसकी जगह 31 होना चाहिए था। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में मेघ को 32 और क्वाड को 45 लिखा जाता है, तो सेल्फ को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें एम ए के को लिखा जा रहा है कितना, 32। एम का स्थान क्या होता है वर्णमाला में, 13, ए का 1, के का जे के का होगा 11 और ई का होगा 5, तो इनका योग कितना हो गया, 13 14 और 11 25 और 30, लिखा क्या है 32 लिख रहा है, तो इसका मतलब +2 करके लिख रहा है। अगला, क्यू का स्थान क्या है, LMNOP QRST,
Q, M 13, N O 15, Q 16, Q कितने में हुआ 16 में, U S T 20 में, U 21 में, A 1 में और D 4 में। तो ये हो गया 16 4 20 1 25 और 25 और 21 नहीं, कितने में आया O 16 O P Q, Q 17 में होगा, Q R S T, हाँ 17, 17 और 21 कितना हो गया 38, 38 और 1 39, 39 और 4 43, 17 और 21 38 39 और 43, क्योंकि उसमें +2 कर रखा था तो इसमें भी +2 करते हैं, ये हो जाएगा 45। तो ठीक लिखा है 45। तो अब हम सेल्फ का कर लेते हैं। एस टी, एस 19 में होगा, ई कितने में होगा 5 में, एल 12 में और एफ 6 में। तो 12 6 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 और 19 कितना हुआ 42, क्योंकि वहां सब में 2 जोड़ करके लिख रहा है तो इसमें भी, तो ये 44 होगा। इसका सही आंसर होगा डी 44, इसका सही आंसर होगा डी यानी कि 44। अगला, निम्नलिखित को सार्थक क्रम में दर्शाइए। आवेदन, विज्ञापन, चयन, साक्षात्कार, नियुक्ति। सबसे पहले आपकी परीक्षा प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले निकलता है आवेदन, सॉरी विज्ञापन, विज्ञापन निकलेगा, विज्ञापन निकलेगा फिर क्या करोगे आवेदन, आवेदन के बाद क्या होगा आपका साक्षात्कार, आवेदन के बाद क्या होगा साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद क्या होगा चयन, चयन हो गया आपका कि भाई आपका नाम आ गया है। चयन के बाद क्या मिलेगा आपको नियुक्ति पत्र, नियुक्ति पत्र के बाद क्या होगा आपका परिवीक्षा यानी कि ट्रेनिंग पीरियड, तो 5। तो इसमें होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 6 5, इसका ए सही आंसर होगा, ये है सार्थक क्रम इसका। अगला, यदि 9/3 बराबर 72, 6 सॉरी क्या है एट द रेट 6 @ 4 = 20 हो तो 10 @ 7 बराबर क्या होगा 9 3 27, उल्टा करें 72, 4 6 24, 42 नहीं, क्या आएगा 9 9 9 का वर्ग कर दें -3 का वर्ग करें तो 9 9 81, 3 3 9 यानी कि 72, ये सही है। 6 का वर्ग करें -4 का वर्ग कर दें, 6 6 36, 4 चक्को 16, या आया 20, ठीक आ गया। 10 का वर्ग करें 100, -7 का वर्ग करें 49, तो क्या आ गया 51, तो इसका सही आंसर क्या होगा 51, सी सी। अगला, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा वह मेरी मां की इकलौती संतान की बेटी है, वह मेरी मां की इकलौती संतान की बेटी है। मेरी मां की इकलौती संतान कौन हो गया मैं, मेरी बेटी, लड़की का राहुल के साथ क्या संबंध है, तो लड़की राहुल की बेटी ही होगी, तो बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ वेद दे रखे हैं और उनकी वो दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, बिल्कुल सही है। यजुर्वेद कर्मकांड आधारित है, सामवेद गीत आधारित है, संगीत का जनक है, और अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, 4 2 1 3, इसका सही आंसर होगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो बी इसका सही आंसर है। अमीर खुसरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीर खुसरो वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, बिल्कुल सही है, सूफी परंपरा में वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कव्वाली दोनों का ज्ञाता था, बिल्कुल सही है, शास्त्रीय संगीत के बहुत सारे राग उसने दिए हैं और कव्वाली का तो जन्मदाता भी है, तो दोनों सही है, ए और 1 और 2 दोनों सही है इसमें से। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया, ठीक है।
मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता आया था तो उसने उसके स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं है मोहम्मद बिन तुगलक के काल का कि वो इनके साथ व्यापार कर रहा है। उसकी 5 योजनाएं हैं परंतु व्यापारिक कोई नहीं है। तो ये ए सही है, केवल आर गलत है। केवल ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन ने गांधी जी द्वारा प्रस्तुत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया? तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें कुछ वंश दे रखे हैं जो दिल्ली सल्तनत काल में टूट करके बढ़ गए थे। आदिल शाही वंश, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर, कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह गोलकुंडा, निजाम शाही वंश अहमदनगर, और सरकी राजवंश जौनपुर का था, इब्राहिम शाह सरकी। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, इसका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उग्रपंथी नहीं है? उग्रपंथी मतलब कांग्रेस 2 उसमें बट गई थी, एक क्या उदारवादी और एक उग्रपंथी। बाल गंगाधर तिलक तो जनक ही है इसके, मदन लाल धिंगरा भी हैं, उधम सिंह भी हैं। उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या करी, मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वाइली की हत्या करी, बाल गंगाधर तिलक तो थे ही, है ना, उग्रपंथी, और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे। तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय 1773 का जो विनियामक अधिनियम था, यानी कि जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, उसके द्वारा 3 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। एलिजा एम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे इसके। भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि संयुक्त रूप से नहीं, एकल रूप से, केवल जो मतलब जो आपका मंत्री परिषद होती है वो क्या होती है? संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति, एक सदन के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि उसी के विश्वास मत से वो अस्तित्व में होती है। राज्यसभा से उसका कोई लेना देना नहीं होता। वैसे होते हैं मंत्री राज्यसभा से भी, जो हम पहले प्रश्न में कर चुके हैं, पर वो क्या उत्तरदायी नहीं होती राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि मंत्री किसी भी सदन से हो सकता है, लेकिन लोकसभा का जो मंत्री परिषद है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व केवल लोकसभा के प्रति। तो ए तो गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। तो इसका डी सही आंसर होगा। इसका डी सही आंसर होगा। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से भी बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है ना, प्रभावी भी बनाया जा सकता है अगर चाहे तो, परमादेश सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। और अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जाता है, व्याख्या इससे नहीं होती है। हाँ, अस्पष्ट उसके लिए आपका जो हमारी प्रिम्बल है उसको देखा जा सकता है। उपरोक्त सभी सही है, ये तो है ही नहीं, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को मिली और 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हो गया। तो सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संविधान में उल्लेखित नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी नहीं है, योजना आयोग नहीं है, क्षेत्रीय परिषद नहीं है। अंतरराज्यीय परिषद तो है 263 में, क्षेत्रीय परिषद नहीं है। तो इसका 3 की 3 गैर संवैधानिक निकाय है, इनमें से किसी का भी संविधान में उल्लेख नहीं है। भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए।
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का आरंभ किया गया, बिल्कुल सही, मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व मिल गया। बजट के संशोधन में प्रस्ताव पेश करने का अधिकार मिला भारतीयों को, ये भी सही है। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया, ये भी सही है। भारतीय जो निर्वाचित सदस्य थे वो भी शामिल होने लगे। इस समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग था, ये गलत है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। मिंटो और मॉर्ले के नाम से ही तो ये सुधार जाना गया, मॉर्ले मिंटो सुधार, तो ये डी इसका सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित भारतीय अर्थशास्त्रियों में से वह व्यक्ति कौन है जिसने राष्ट्रीय आय के संबंध में अग्रणी कार्य किया? तो इसमें BKRV राव 1923 में जो 1931 में भारत ने जो भारत में जो वैज्ञानिक प्रणाली पर पहला राष्ट्रीय आय का जो आपका पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था वो BKRV राव ने किया था, तो डी सही आंसर है इसका। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? न्यास प्रणाली, ट्रस्टीशिप पर आधारित है। गांधी जी की जो क्या है अर्थव्यवस्था का आधार है वो ट्रस्टीशिप पर है कि जितना आपके पास है उपयोग से अधिक है तो उसे दूसरों के हित में लगाइए। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर एक ऐसी दर है जो अन्य बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। जब कोई बैंक अपनी प्रतिभूतियां उसके पास गिरवी रख के RBI के पास ऋण लेने जाता है तो उस पर जो बैंक रेट जो ब्याज दर लगाई जाती है उसे रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। अगला, किसी देश के गिनी गुणांक के एक मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है, ये गलत है। गिनी गुणांक में होता क्या है, एक का मतलब यह है जितनी दूर होगा उतनी असमानता होगी, शून्य होना चाहिए तभी जाकर के क्या है समानता है, केवल एक सही होगा इसमें। एक का मान तो जितनी दूर जाएगा उतना असमानता बढ़ती जाएगी। अगला, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट बोला जाता है इसको, जो फॉरेन मनी है उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारे देश से मुद्रा को बाहर नहीं ले जाया जा सके अनधिकृत चैनलों द्वारा। तो फेमा लागू हुआ था 2002 में, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लगाया गया था। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सबसे कम घनत्व वाला है, ये गलत है। पृथ्वी नहीं है, शनि है सबसे कम घनत्व वाला, यही क्या हो गया है, सही हो गया। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, ठीक है। सौर परिवार में पृथ्वी एक पार्थिव ग्रह, सही है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर बुध और शुक्र के बाद तीसरे नंबर का ग्रह, ये भी ठीक है। ये तीन ठीक होते हैं, ये गलत है। अगला, शुक्र ग्रह पर मानवीय जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मानवीय जीवन होना असंभव जैसा है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उच्च स्तर है, बिल्कुल सही है। इसी के कारण वहां ग्लोबल वार्मिंग हो रहती है, हमेशा ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा तापमान रहता है, तो उसमें मानवीय जीवन हो ही नहीं सकता। तो ये ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, इसी के कारण नहीं है। ए सही होगा इसका, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और कूट से सही विकल्प का चयन करें। कूट से सही विकल्प का चयन करें। वॉशिंगटन डीसी, अच्छा ये नदियां हैं, पोटोमैक नदी पर है। जर्मनी का बर्लिन है स्प्री नदी के, पेरिस है सीन नदी के, और मैड्रिड मेजनरेस नदी के किनारे पर है, मतलब स्पेन का मैड्रिड, ठीक है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1, ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों के उपयोग को अधिक आसान बनाता है? जो हमारे यहाँ शीतोष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधों की अपेक्षा क्यों आसान है उनका उपयोग? बाजार से निकटता, ये तो नहीं है, बाजार के निकट तो वो ज्यादा है। अधिक मुलायम लकड़ी, हाँ मुलायम लकड़ी होती है शीतोष्ण। अधिक लंबे और सीधे वृक्ष होते हैं, तो लकड़ी फर्निशिंग के काम में अच्छी होती है, ये भी सही है। दोनों में समरूपता है, समरूपता नहीं है, ठीक है। 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है। हमारे यहाँ जो देवदार वगैरह है, चीड़ वगैरह है, वो अपेक्षाकृत मुलायम और सीधा होता है, जिसके कारण क्या है 2 और 3 सही है, जिसके कारण वो उष्णकटिबंधीय कठोर वनों के क्या है, कठोर वनों में टेढ़े मेढ़े पेड़ ज्यादा होते हैं और उन पर चीजें उकेरना भी कठिन होता है।
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। जब भी आपका बजट आने वाला होता है उससे पहले वित्त मंत्रालय एक आर्थिक सर्वेक्षण लेकर के आता है कि पिछले एक साल में हमने क्या क्या चीजें करी है। निक नेट क्या है? एनआईसी। एनआईसी मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बोलते हैं इसको। ये प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है। हर जिला एनआईसी के माध्यम से ही जुड़ा है, निक नेट कहा जाता है इसको। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, जो किस नदी के किनारे बसा है? तो ये ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है। ये जो आपका क्या है 100 क्वेश्चन है ना, मैंने उसी पैटर्न पर बनाए हैं। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप उसमें आपके कितने नंबर आ पा रहे हैं वो भी बताइएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें कमेंट करके अपनी राय लिख करके जरूर भेजिएगा। और जो आपका इसका पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जा सकते हैं। बाकी हमारा जो एसएस स्टडी चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उसमें नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपके पास ये वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और लगातार अपनी जो पढ़ाई है उसमें प्रैक्टिस करते रहिए, पता चलते रहेगा सिलेबस कवर है कि नहीं है। उससे आपको क्या अपनी परफॉर्मेंस सुधारने में काफी मदद मिलेगी। तो आप अगला जो वीडियो है अब हम अगले हफ्ते लेकर के आएंगे। अगले हफ्ते भी कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो आ जाएं, ताकि 17 मई से पहले 10 मई तक आपके 15 से 20 वीडियो आपको पूरे 100 नंबर के लेंथ के दे दे, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकें। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।